हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीडीसी को लेकर के एक श्रृंखला शुरू की गई है इस चैनल पर, और आपको जीडीसी से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, जितने सारे सिलेबस के पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, उसको डिटेल में उसके नोट्स उस पॉइंट के आधार पर बना करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि जीडीसी ने, जो आयोग ने जीडीसी का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें कोई भी सिलेबस का कोई भी पॉइंट वेल डिफाइन नहीं है। हमें गहराई में कहाँ तक जाना है और ऊपर ऊपर कहाँ से निकल जाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो सबसे पहले हमने आपको इस चैनल पर एक अच्छा सा पॉइंट वाइज टू द पॉइंट की टॉपिक कितना पढ़ना है, कितना कवर करना है, कितने गहराई तक जाना है को लेकर के एक शॉर्ट में वीडियो प्रोवाइड किया था। अब मैं चाह रही हूँ कि आपको एक डिटेल में उसको लेकर के क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पे सब्जेक्ट वाइज, जैसे ज्योग्राफी के आधार पे, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, सबको एक एक करके मैं आपको सिलेबस का एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आपको भी भरोसा हो जाए और आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और सिलेबस में जो हमने बताया है वो कितना सच है। तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने दो तीन क्लासेस भी वहाँ पे डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जल्द ही हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के एक अच्छा सा नोट्स आएंगे और इस चैनल पर पढ़ेंगे। आशा होगी कि आप अच्छे उससे जुड़े और उसको पढ़ें, क्योंकि ये मेहनत जो है आपके लिए किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको वहीं पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आ रहा है। क्योंकि हम ना एक अधिक कर रहे हैं और ना एक कम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि एक शॉर्ट वीडियो दे देने से या एक लॉन्ग वीडियो, एक वीडियो में हमारी पूरी ज्योग्राफी, दो वीडियो में हमारी पूरी ज्योग्राफी कैसे ख़त्म हो सकती है। तो जान लीजिए कि जितना पढ़ना है उतना ही आपको देखना है। जनरल पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसका भय बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इतना डरना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट में अपने सब्जेक्ट को लेकर के जितना भय नहीं है उतना जीएस को लेकर के है। तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है और मैं इस पर काम कर रही हूँ लगातार। विश्वास आप बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहिए लगातार। चलिए, हम लोग देख रहे थे कि अभी जो प्रीवियस ईयर में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं जीएस के सेक्शन में, उसको हमने ज्योग्राफी को देखा, फिर हिस्ट्री को दो पार्टों में करके एंशियंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री को देखा, उसके सारे क्वेश्चन देखे। अब हम देखेंगे कि अलग से मेंशन किया हुआ टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो 1857 से 1950 तक चला, उसका उससे संबंधित कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग आयोग में आए हुए हैं और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप जानते हैं कि क्वेश्चन का आंसर बता देना और डिटेल एनालिसिस करना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एनालिसिस के आधार पे आपका माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। आयोग का नेक्स्ट जो कदम होगा आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर के, वो किस तरह से उठाया जा सकता है। जीएस है, जनरल वो नॉलेज की ज़रूरत है आपको, तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे। इसीलिए आयोग की मजबूरी है, मेंबर की मजबूरी है, पेपर सेट करने वाले की मजबूरी है कि वो ऊपर ऊपर से पूछे या एनालिसिस करके उसी में से क्वेश्चन निकाल करके पूछे। तो आप इस चैनल पर भरोसा बनाए रखिए और भरोसे के आधार पे हम लोग फिर जुड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 तक, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर जीडीसी में, आरपीएससी में, एमपीपीएससी में और यूपी हायर में, किस जितने सारे आयोग में एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका एक एनालिसिस हम देखते हैं। और चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तोमर वंश का संस्थापक कौन था। मैंने कहा था कि पहले आपने देखा था कि प्रतिहार वंश का पूछा था, नाग वंश का पूछा था, पाल वंश का पूछा था। तो इस तरह से मैंने उस समय भी बोला था कि जो महत्वपूर्ण वंशज आए हुए हैं उनके संस्थापकों के बारे में आप देखते जाइए। गुप्त वंश का देख लीजिए, मौर्य वंश का देख लीजिए, उस कुषाण वंश का देख लीजिए। तो सारे सारे जो आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको देखना होगा। चूंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले का क्वेश्चन है, जैसे तोमर वंश देख रहे होंगे आप, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलिए इसका आंसर कर लेते हैं हम लोग। क्या है, तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका ऑप्शन होगा वीर सिंह देव। वीर सिंह देव जो था तोमर वंश का संस्थापक था। तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था। वह बुंदेल राजपूत सरदार एवं ओरछा राज्य का शासक था। यह शाही मुगल साम्राज्य के का जमींदार था। आप ये सोच करके कभी मत देखिएगा किसी भी आयोग का पेपर कि अरे ये तो एमपी स्पेशल है या आरपीएससी स्पेशल है। नहीं, आरपीएससी में भी नालंदा से क्वेश्चन आए हैं, यूपी हायर में भी नालंदा से क्वेश्चन आए हैं। अगर मध्य प्रदेश में
कोई महत्वपूर्ण डायनेस्टी है या राजस्थान में कोई डायनेस्टी महत्वपूर्ण है, तो वो उसको भारत के इतिहास से अलग नहीं कर सकते, और आयोग डाल सकता है और उसके पास पूरा लॉजिक है कि वो आपसे कह दे कि नहीं ये तो भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है। तो आपको देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में आयोग का क्या माइंडसेट रहा है, कौन से आयोग में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इसको ध्यान में रख करके पढ़ना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, किस इलाके से किए हुए हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, आपको पढ़ना होगा। ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है, ये पॉइंट भी नोट किया हुआ है आपके सिलेबस में। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका आंसर होगा ठाकुर दौलत सिंह। ठाकुर दौलत सिंह जो थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में होशंगाबाद से नेतृत्व किया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जाकर कि लखनऊ से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, बिहार से किसने किया था, इस तरह से नेपाल से किसने किया था, कई जगहों से, जो दिल्ली से किसने किया था। तो अलग अलग जगहों पे जितने सारे विद्रोह हुए, दक्षिण भारत में कितने सारे विद्रोह हुए, कौन कहाँ से किया था, इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये भारतीय इतिहास के पार्ट है और ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर किसी आयोग मेंबर के सामने ये क्वेश्चन आ गया कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो वो हो सकता है कि डाल दे कि लखनऊ का कौन था, अवध से कौन था, या दिल्ली से कौन था, या बिहार से कौन था, कुछ भी डाल सकता है। तो ये बहुत सामान्य सी बात है और ये आ सकता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। होशंगाबाद की 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर दौलत सिंह ने किया था। ठाकुर दौलत सिंह ने पूरे नर्मदा कछार के नेमावर क्षेत्र से 1857-58 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन से संघर्ष करने के लिए एक परिषद का गठन किया था। इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2000 रुपए का इनाम की भी घोषणा की थी। चूंकि ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस का है, तो आप यूपी का भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो आप यूपी में कौन कहाँ से नेतृत्व किया था इसको भी ध्यान में रख करके तो जरूर ही जाइएगा, अगर यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोकुर का संबंध किस क्षेत्र से था? गंजन सिंह कोकुर, तो हमारा आंसर जाएगा बैतूल। बैतूल जो था इनका प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोकुर का क्षेत्र था। और हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोकुर का संबंध मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से था। बैतूल जिले, ठीक है। हालांकि ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, तो इसमें बहुत सारा ये नहीं है, लेकिन इसके आधार पे क्वेश्चन आ सकते हैं जो यूपी का स्पेशल होगा। उन्होंने गांधी जी के सविनय अयोग्य आंदोलन की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के वन सत्याग्रह को विरोध का एक प्रमुख तरीका अपनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आया हुआ है 1857 की क्रांति से, बुंदेल विद्रोह की समयावधि है। बुंदेल विद्रोह की समयावधि एमपीपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है, तो विशेष रूप से एमपी को ध्यान में रखा गया है, लेकिन ये भारतीय इतिहास से अलग नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या हो सकता है कि उसी के पैटर्न पे यूपी में भी आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 1842 से 1843 तक। एक्सप्लेनेशन है, बुंदेल विद्रोह की समयावधि वर्ष 1842 से 43 तक था। यह विद्रोह मध्य भारत के बुंदेल क्षेत्र के सागर और नर्मदा क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उन प्राधिकारियों व्यक्तियों का कालानुक्रम ज्ञात करें जिन्होंने भारत की उच्च शिक्षा में रुचि ली थी। भारत के उच्च शिक्षा में रुचि लेने वाले पदाधिकारी या व्यक्ति, भारत में उच्च शिक्षा के लिए पहला जो हमारा आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 में आया था और 1856 तक रहा। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद है लॉर्ड रिपन, और उसके बाद से है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हाँ डी जो है पहले नंबर पे आएगा, DCBA। हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारत में उच्च शिक्षा में रुचि रखने वाले निम्नलिखित अधिकारियों का कालानुक्रम निम्नलिखित है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। आप देखिएगा कि इस चैनल पर जो है हम आपको एक नोट्स लेकर के आएंगे जिसमें सारे गवर्नर जनरल कौन कब आया, क्या क्या काम किया, किससे क्वेश्चन आते हैं, उसको लेकर के एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे अपने नोट्स का। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको समय समय पर जो अपडेट इस पर आए उससे आप रूबरू होते रहें, आपको अवगत कराता रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्जेंट योजना का प्रमुख दोष क्या था?
देखिए मुख्य पॉइंट जो होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, अंदर अंदर से बहुत नहीं आता क्योंकि जीएस का क्वेश्चन पेपर है। हमारा जो ऑप्शन होगा वो जाएगा डी, महाविद्यालयों को अत्यधिक चयनात्मक प्रवेश। महाविद्यालयों में अत्यधिक चयनात्मक प्रवेश जो ये है हायर में पूछे जाने की संभावना है। मुझे लगता है ये जीडीसी में तो नहीं के बराबर आने की संभावना है इसकी। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, शिक्षा पर सर्जेंट योजना का निर्माण 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने किया था। उसके प्रमुख दोषों में महाविद्यालय में अत्यधिक चयनात्मक प्रवेश भी था। प्रवेश के लिए उपयुक्त चयन तंत्र के अभाव में बड़ी संख्या में अयोग्य छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। दूसरी ओर बहुत से गरीब लेकिन वास्तव में मेधावी छात्र गरीब होने के कारण विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं को बहुत अधिक महत्व देना, किताबी ज्ञान और संकीर्ण रटने पर जोर देना, परीक्षाओं में असफलताओं का अनुपात अधिक होना, ये उस योजना के दोष के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है ग्रामीण संस्था परिषद, एनसीआर आई, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद, आईसीएसएसआर, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान आईआईएस, और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर, और नेक्स्ट है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद आईसीपीआर। इसमें जो है आप देखेंगे कि क्वेश्चन में संस्थाओं को दिया गया, हमने अपने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है आप लोगों को उसमें दिया हुआ है कि भारत में कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं, उनका मुख्यालय कौन है और उनके अध्यक्ष कौन है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा और आप इसके हिसाब से इसको भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल। हमारा आंसर हो जाएगा डी, CBDEA। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीचे दिए गए संस्थानों में उनकी स्थापना वर्ष का कालक्रम इस प्रकार है। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान IIAS 6 अक्टूबर 1964 को, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान ICSSR 1969, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR 27 मार्च 1972, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद मार्च 1977, भारतीय ग्रामीण संस्थान परिषद NCRE 19 अक्टूबर 1995। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विलियम जोन्स। हमारा आंसर जो होगा एक्सप्लेनेशन उसको देखेंगे। सर विलियम जोन्स 1746 से 1794 तक वेल्श विद्वान, भाषाविद और न्यायाधीश थे, जो 1783 से 1794 तक भारत में रहे। जोन्स भारत के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे और उन्होंने विभिन्न भाषाओं में एक ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों का अनुवाद किया। जोन्स ने 1784 में कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का जो है अनुवाद किया और जोन्स जो थे 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इस बात को लिखना इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मराठाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मराठाओं के संदर्भ में मराठा चौथ और सरदेश, पहला पॉइंट है मराठा चौथ सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। मराठाओं ने, नेक्स्ट पॉइंट है मराठाओं ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। उनके टैक्स का नाम क्या था? मराठा जो थे चौथ और सरदेशमुख नाम से टैक्स लिया करते थे। इसके अलावा भारत में कौन प्रमुख टैक्स हैं, जैसे अंग्रेजों ने कौन कौन से टैक्स लगाए, उसको एक एक लाइन में देख लेना है कि उससे कॉन्सेप्ट क्या क्या निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बस एक एक शब्दों में देख लेना है, ऊपर ऊपर देख लेना है। उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, मराठाओं ने 14 जनवरी 1761 को अफगानों के विरुद्ध हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, न कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में। मराठाओं ने राजस्व के क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी को वसूल किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन राजस्व पार्टी के गठन से संबंधित थे? हमारा आंसर जाएगा 2 और 4, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी, CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और ये जो गठनकर्ता थे। हमारा आंसर जाएगा 2 ए। और इसको देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन में। यूपी जीडीसी का क्वेश्चन है, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं इतिहास में, बहुत पॉइंट वाइज पूछेगा।
जीडीसी में। तो आपको इसको ध्यान में रख करके ही पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मतलब क्या है, कौन कौन था, क्या क्या था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विधानमंडलों में प्रवेश को लेकर के 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास की योजना को बहुमत में अस्वीकार कर दिया गया। फलस्वरूप 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसे सामान्यतया राजस्व पार्टी के नाम से जाना जाता है, या स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित थे। तो ये यूपी हायर का क्वेश्चन है, और इसमें जो है आंसर आयोग ने जो माना है वो नहीं है ऑप्शन में। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिल्क पत्र षड्यंत्र ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए देवबंद के क्रांतिकारी मुस्लिम नेताओं द्वारा चलाया गया था, एक अभियान था। इसका उद्देश्य तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान के साथ सहयोग को लेकर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। उबैदुल्लाह सिंधी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित थे। इस आंदोलन पर रेशमी कपड़ों पर लिखकर भेजे जाने के कारण इस आंदोलन में पत्र रेशमी कपड़ों पर लिखकर भेजे जाने के कारण इसका नाम रेशमी पत्र षड्यंत्र पड़ा। सूर्य सेन चटगांव शास्त्रागार लूट कर 1930 से संबंधित थे। सिल्क पत्र षड्यंत्र में उबैदुल्लाह सिंधी संबंधित न थे कि आबेदुल्लाह सिद्दीकी थे। ठीक, तो आयोग ने जो क्वेश्चन दिया है उसमें इस प्रश्न को हटा दिया था क्योंकि ऑप्शन सही नहीं दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में कौन थे। तो लाला लाजपत राय। ठीक, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे, आपको ध्यान में रखना है। पंजाब केसरी, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंजाब केसरी, शेर ए पंजाब जैसी उपाधियों से विभूषित लाला लाजपत राय पंजाबी वंदे मातरम, एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल पत्रिका का भी संपादन किया। अनहैप्पी इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचना है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से घायल हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। कहा कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत के किले की कील साबित होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी। हमारा आंसर होगा M.K. गांधी, महात्मा गांधी। ठीक, तो हमारा चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1922 में स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग की थी। ये जो है 1922 में गांधी ने यह मांग की कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। हमारा जो आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1858 तक भारत शासन का सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त कर नया पद भारत का सचिव सृजित किया गया। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या था। कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, ये इंपॉर्टेंट है 1861 में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक, चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या था।
तो 1818 में बीजी तिलक, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, आगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की पुणे में, जो बाद में 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमारा आंसर जाएगा सी होगा। एक्सप्लेनेशन हमारा सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 तक भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, जो भारत पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से 42 तक के इतिहास को समाहित करती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? तो सुकर चकिया मिस्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई सारे आयोगों में पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसालों को में विभाजित हो गया। ये 12 मिसलों निम्न हैं: भंगी मिस्ल, निशानिया मिस्ल, रामगढ़िया मिस्ल, ये रामगढ़िया मिस्ल इंपॉर्टेंट है। अहलुवालिया मिस्ल इंपॉर्टेंट है। सुकर चकिया, और बाकी किसी से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप इसको एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा कांग्रेस ने भी पवित्र और वस्तु किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है, और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता? चलिए इसको देखते हैं, किसने कहा था। इसका आंसर जाएगा चितरंजन दास, बी ऑप्शन जाएगा। चितरंजन दास ने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है, और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। आगे चलकर चितरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था, कांग्रेस के खिलाफ में जाकर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत का सबसे सुसंगठित पार्टी माना था? तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा बी, जो है बर्केनहेड। देखिए स्वराज पार्टी, मैंने कहा था ना कि कितना फ्रूटफुल रहता है एक्सप्लेन करके पढ़ने में। देखिए स्वराज पार्टी से पहले 2 क्वेश्चन आपने देखा था कि कौन संस्थापक थे या कौन कौन कब स्थापित हुआ था, उसके संस्थापकों में कौन कौन थे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में या वॉल्यूम में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? किसने लिखी थी? ये लिखा था रमेश चंद्र दत्त ने। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। रमेश चंद्र दत्त, जो इतिहासकार, अर्थशास्त्री, भाषा एवं कुशल प्रशासक राजनेता थे, ने इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 2 खंडों में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पे जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया, उसका क्या नाम था? उसका नाम तो सब जानते होंगे, एनफील्ड राइफल था, जो बगावत के लिए मजबूर कर दिया सैनिकों को, और जिसको लेकर के बगावत हुई थी पहली बार। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 में अंग्रेजी सेना ने पुरानी ब्राउन बेन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना निर्णय किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक विद्रोह का एक कारण इस राइफल में लगने वाले चर्बी से युक्त कारतूस भी थी। इसके बारे में जितना आपको डिटेल में पता है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। मेरा मानना है कि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार अपने दिमाग में रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश सरकार के नमक संबंधी कानूनों के विरोध में गांधी जी द्वारा 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के दंडी नौसारी तक किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम अगले 75 सप्ताह तक जारी रहेगा। ध्यातव्य है कि देश की राजधानी आज़ादी 75 वर्ष 15 अगस्त 2022 को पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1905 में हुए बंगाल विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था, ये सब जानते होंगे। लॉर्ड कर्जन की वजह से बंगाल विभाजन का
कॉन्सेप्ट आ गया था और उसका कितना विरोध हुआ, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। इससे संबंधित अगर कोई फैक्ट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें बताइए, जिससे आपके भी दिमाग में रिवीजन होगा। वर्ष 1975 में हुए बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 को सामान्यतया जाना जाता है, किस आयोग के नाम से जाना जाता है? आंसर देख लेते हैं। इसको हम जानते हैं कोठारी आयोग के नाम से। आंसर होगा बी, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 को सामान्यतया कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया रूप या नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया था। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। तो क्या नाम था, आप बताइए। आप आंसर हमारा जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके संस्थापक अध्यक्ष में सोहन सिंह भाकना थे। गदर नामक पत्र के आधार पर इस पार्टी का नाम गदर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सीधो और कानो से संबंधित था? कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में सिद्धू और कानो नाम के दो लोग थे जिन्होंने मिलकर के विद्रोह किया था। और चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संथाल विद्रोह सिद्ध और कानो के संबंधित था। सिद्धू कानो चांद और भैरव चार भाई थे जो संथालों को न्याय दिलाने के लिए विद्रोह में कूद पड़े थे। 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद से बिहार के भागलपुर जिलों में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अत्याचार से पीड़ित संथाल की जनता ने एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? उसका आंसर जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसको थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया एवं आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसी आंदोलन को भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों के लिए गांधी जी ने किया था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। इसी आंदोलन के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, जिसके तहत कांग्रेस के नेता, सभी महत्वपूर्ण नेता जो थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बेलगांव की अध्यक्षता उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 1833 में चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसी के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी? फिर से ये क्वेश्चन आ गया हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बेलगांव का किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है हमारा, गांधी जी ने 27 दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने एक बार इसी अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। इन्हें एकमात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वर्ष 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाने जाता है या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से। देखिए किसके किसके मध्य में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ये समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में जो था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था इसका अध्यक्षता, और इसी समय लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से
एक समझौता भी किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर तिथिवार लगाना है हमें। तो हमारा स्वदेशी आंदोलन जो है कि कब हुआ था, 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट हमारा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में हुआ था, ठीक, 1920 में। नेक्स्ट हमारा जो है 1920 के बाद काकोरी कांड जो था 1925 में हुआ था, तो 1925 में काकोरी कांड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन है 1946 में कैबिनेट मिशन जो था भारत में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। ऑप्शन हमारा आंसर सही ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए और आंसर इसका देना है। जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन जो थे ब्रह्म समाज के नेता थे। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही है। तो हमारा आंसर जाएगा डी पे, क्योंकि हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक नहीं थे, बल्कि महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में इसका जो है इसकी स्थापना की थी। और बाकी हमारे ऑप्शन जो हैं महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, मदन मोहन मालवीय जो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता थे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया, कब बनाया गया था दिल्ली को राजधानी? अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। अभी आया था बंगाल विभाजन कब हुआ था, फिर बंगाल विभाजन के बाद देखिए उसी टॉपिक से रिलेटेड आ गया दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। तो चलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, 1911 में। फिर 1913 में कौन सी सबसे बड़ी घटना हुई थी, और 1919 में कौन सी सबसे बड़ी घटना हुई थी? क्योंकि देखिए जो इतिहास के महत्वपूर्ण पन्ने हैं, जैसे 1905, 1909, 1913, 1911, 1918, 1942, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्न लेता है इतिहास, उससे संबंधित ही क्वेश्चन आ रहे हैं हायर में या किसी भी आयोग में। तो बहुत चांस है कि हमारे भी उसमें जो है क्वेश्चन में इन सब क्वेश्चन को ही डाला जाए, क्योंकि जीएस मतलब जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज की ही अपेक्षा है आपसे, इसलिए इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश राज सम्राट जॉर्ज पंचम की महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिसंबर 1911 में किया गया दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन के रद्द को घोषित कर दिया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की थी, और 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर निम्नांकित में किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी और जे.डे भुट्टो के द्वारा, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिमला 1972 में पाक भारत के मध्य हुआ था शिमला समझौता, जिस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। यह समझौता दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के संदर्भ में एक मील का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त किया था, कब मुक्त कराया था? तो हमारा आंसर जाएगा 1961 में। 1961 में चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली अधीनता से स्वतंत्रता दिलाई। इसके साथ ही दमन द्वीप को भी पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। वर्तमान में गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो इसको सब डिटेल में देखेंगे कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कहाँ पर स्थित है, इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं इतिहास का, कि महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो आप सब जानते हैं चंपारण सत्याग्रह 1970 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह वहां पर प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध था, जिसमें गांधी जी को सफलता मिली। गांधी जी का ध्यान इस समस्या की ओर से चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने खींचा था। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, राजकुमार शुक्ल का नाम भी पूछता है कई बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो चौरा चौरी कांड का संबंध जो है हमारे इतिहास में किस आंदोलन से है?
तो असहयोग आंदोलन से है। चोरा चोरी कांड का संबंध असहयोग आंदोलन से है। यह कांड 5 फरवरी 1922 को उस समय घटित हुआ जब चौरा चौरी में एक जुलूस द्वारा एक थाना में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इसी घटना से क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा वामन राव लाखे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन के छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि वामन राव बलिराम लाखे थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी और बंबई में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन कथन सही है? तो देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या क्या है। इसका सृजन 1789 में हुआ था। इसका सृजन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इसका सृजन 1799 में हुआ था। इसका सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और हमें इसका बताना है कि कौन कौन सही है। तो हमारा आंसर जाएगा सी, 2 और 3। 2 इसका सृजन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था और इसका सृजन 1799 में हुआ था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय का सृजन 1789 में ना होकर के 1799 में हुआ था। मुख्य सचिव कार्यालय का सृजनकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली था। वेलेस्ली ने ही मुख्य सचिव कार्यालय को अन्य कार्यालय से अलग स्थापित किया था। निम्नलिखित शासकों में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो हमारा आंसर जाएगा महाराणा प्रताप ने किया था। महाराणा प्रताप ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। तत्कालीन समय में भील समुदाय की रावत भूमिया और जागीरदार भी कहा जाता था। राणा पूजा भील और महाराणा प्रताप की आपसी युद्ध नीति से ही मेवाड़ मुगलों से सुरक्षित रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूजा और उनकी भील सेना का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, वो कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जोरावर सिंह था। ऑप्शन हो गया ए आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के जुलूस में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस बम कांड को अंजाम देने वाले लोगों में रास बिहारी बोस, मास्टर अमित चंद, दीनानाथ भाई मालमुकुंद, जोरावर सिंह और बलराज मौला, बसंत कुमार आदि प्रमुख थे। तो मैंने कहा था कि जो इतिहास में प्रमुख घटनाएं हुई हैं उन्हीं को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत डीप में जा कर के नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हमारा आंसर जाएगा बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय द्वारा मुंबई में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। 1929 में एकटक के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। एक्सप्लेनेशन, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता को खुश होकर भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और प्रथम आधुनिक पुरुष युगदूत आदि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया था? हालांकि हमारे ये इतिहास का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी चलिए देखते हैं। हमारा आंसर क्या जाएगा? सी, 7 नवंबर 1950। भारत स्काउट एंड गाइड राष्ट्रीय अकाउंटिंग एवं गाइडिंग संगठन है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मंगलदास पकवास, पंडित हृदयनाथ कुंजूर के प्रयास से किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर जाएगा सैडलर विश्वविद्यालय कमीशन 1858 में नहीं हुआ था, बल्कि 1917 में हुआ था।
इसका एक्सप्लेनेशन है, सैडलर विश्वविद्यालय कमीशन 1917 में डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन हेतु एक आयोग गठित हुआ था, जबकि 1858 जो है गलत उत्तर है। वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में आया था। हार्टोग समिति 1929 में आया था। हंटर कमीशन 1982 में आया था और 1983 तक रहा था। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे और अगले वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो इतिहास का क्वेश्चन है श्रृंखला है वो खत्म हो जाएगी और हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के इतिहास सेक्शन क्वेश्चन के सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।